नमस्कार, जय सीएलसी। आई एम नीरज चास्टा, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। मिड सेशन टेस्ट सीरीज के बाद सीएलसी एक बार फिर आपके सामने है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस लेके। सीएलसी के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नीट के जो पिछले 2013 से 2024 तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देश भर के बच्चों को फ्री में सीएलसी के यूट्यूब चैनल पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सीएलसी की ये पहल जो है ये देश भर के बच्चों के लिए अच्छी साबित हो या आप इन सब का फायदा उठा सके, यही हमारी कोशिश इसके साथ रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का मेन रीजन ये है कि हर साल एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नियर बाई सेम लेवल के होते हैं, तो इससे आपकी स्किल इंप्रूव हो, आपको पुराने पेपर्स का अच्छा आइडिया लगे, जो हमारी कोशिश है जिससे आप लोग का इस साल का रिजल्ट भी इंप्रूव हो। ठीक है, हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और ये एक बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। पिछले साल के क्वेश्चंस भी काफी अच्छे क्वेश्चंस इसमें से आए हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को बोलता है दैट ABC आर 3 पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। ABC किसी वैद्युत क्षेत्र में 3 बिंदु हैं जहां पर हम लोग को ये बताना है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज इक्वेशन पर अगर अपन चलते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए डेल्टा V इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, L वेक्टर। ठीक है, और अगर अपन डायरेक्शन या इफ वी मूव पैरेलल और एंटी पैरेलल फील्ड की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं, तो लेट्स से मैं फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड लेट्स से वी आर मूविंग इन टू दिस फाइनल पोजीशन, तो ये हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है दैट डिस्प्लेसमेंट L ये फील्ड की डायरेक्शन में है, तो EL क्या हो जाएगा, cos एंगल कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर और फील्ड भी इधर, तो cos 0। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, EL। और यहां पर हम लोग देख सकते हैं V फाइनल विल बी इक्वल्स टू V इनिशियल माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, E इंटू L हो जाएगा, V इनिशियल माइनस E इंटू L। इसका मतलब यह है कि इस फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल जो रहेगा दैट इज V इनिशियल माइनस को सबट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि इस फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल जो रहेगा वो इनिशियल पॉइंट से क्या रहेगा, कम रहेगा। इससे ही हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं दैट इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड द पोटेंशियल विल डिक्रीज। अगर अपन फील्ड की डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो यहां पर cos 180 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर अपन बात करें फील्ड, तो पोटेंशियल जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपन अपोजिट डायरेक्शन की बात करें देन अपोजिट डायरेक्शन में जो फील्ड है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अपने को पता करना है कि क्या होगा, तो पोटेंशियल मैक्सिमम एट C, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल जो है वो B पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, सेम एट ऑल द 3 पॉइंट्स, नहीं मैक्सिमम एट A, मैक्सिमम एट B, मैक्सिमम एट B। तो फर्स्ट का आंसर नंबर हो जाएगा 4, द पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम एट B। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2 pitch balls are carrying equal charges and suspended from the common point by the string of equal lengths. ठीक है, and the equilibrium separation between them is R. Now strings are rigidly clamped at the half of the height and the equilibrium separation between the balls now become। ठीक है, अभी जो अपने को दिया ऐसे सिस्टम दिया हुआ है और इन पर कुछ चार्ज है, Q चार्ज ले लेते हैं, ये Q चार्ज है और इनका मास अपन M ले लेते हैं, तो अभी इनकी इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या रहेगी कि लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रहेगा वो क्या रहेगा, mg, और ये दोनों पर चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा रिपल्शन, वो हो जाएगा मेरे पास Fe। ठीक है, इधर में लगा देता हूं तो ये हो जाएगा T, और इस T का अगर मैं यहां पर एंगल की बात करूं तो ये बन रहा है अपने पास Z, तो ये एंगल थीटा रहेगा, तो ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। तो यहां से T का इधर वाला कंपोनेंट दैट T cos थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास mg को बैलेंस करेगा, और T sin थीटा जो रहेगा T sin थीटा जो इस डायरेक्शन में T sin थीटा बनेगा, वो T sin थीटा जो है वो Fe को बैलेंस करेगा। ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस अपने पास है उसको इसको R मेंशन कर रखा है, तो अभी के लिए मैं यहां पर देख सकता हूं कि इन दोनों को डिवाइड करूं तो T sin थीटा अपॉन cos थीटा, T sin थीटा
अपॉन टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई अपॉन हो जाएगा हमारे पास कौन, एम जी। टी से टी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो हो जाएगा वो टेन थीटा हो जाएगा, दैट इज एफ ई। ये हो जाएगा मेरे पास एफ ई क्या होता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम जी। ठीक है, तो टेन थीटा जो आ गया है इस डायग्राम में, यहां पर अगर अपन देखें तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू, ये एंगल थीटा था अपने पास, ये एंगल थीटा है, एंड टेन थीटा इज के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी हो जाएगा, या एम जी आर स्क्वायर हो जाएगा। अब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं अभी यहां पर बात करता हूं तो यहां पर देखो क्या है ये सिचुएशन, टेन थीटा यहां पर ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दिस विल बी आर बाई टू, और ये हो गया वाई, तो यहां से हम लोग टेन थीटा की वैल्यू बोल सकते हैं दैट टेन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, आर बाई टू अपॉन में क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस दैट इज दिस, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, आर बाई टू वाई। तो मैं इस इक्वेशन को और आगे बढ़ाऊं तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर बाई टू वाई, आर बाई टू वाई, और यहां से अगर अपन थोड़ा सा एडजस्टमेंट और करें तो वी कैन सी दैट वी कैन राइट के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम जी जो हो जाएगा, इस आर स्क्वायर को इधर भेज देता तो आर क्यूब अपॉन क्या बन जाएगा, टू वाई बन जाएगा। ठीक है, तो पहला सिस्टम जो है उसके लिए अपने पास रिजल्ट आ चुका है कि के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज आर क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, टू वाई आ रहा है, आर क्यूब अपॉन टू वाई। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं दूसरा सिस्टम सॉल्व करूं तो दूसरे सिस्टम में डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये आर डैश हो गई। ठीक है, तो वापस से अपनी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन कैसे बनेगी, दैट इक्वेशन इज अगेन टेन, अब ये थीटा जो है उसको अपन थीटा डैश बोल देते हैं, तो टेन थीटा डैश विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर के क्यू स्क्वायर अपॉन, अब जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर डैश है, तो ये एम जी इंटू कितना हो जाएगा, आर डैश का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और वापस से अब अपन टेन थीटा डैश की बात करें तो यहां पर अपन ने बीच में इसको हिंज कर दिया है, तो ये जो हो जाएगा ये तो हाफ हो जाएगा, दिस हाफ इज हाउ मच, आर डैश बाई टू, और ये हो जाएगा वाई बाई टू, तो इसकी वैल्यू लिख सकता हूं मैं आर डैश बाई टू, और ये बन जाएगा वाई बाई टू, और ये बन जाएगा मेरे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, और ये हो जाएगा आर डैश का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो ये टू से टू कैंसिल और आर डैश स्क्वायर को उधर भेज देता हूं, तो दूसरे वाले केस में जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी मेरे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन, जो टर्म बन रही है यहां पर अगर अपन देखें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी इंटू क्या बन रहा है, आर डैश का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वो बन रहा है आर डैश अपॉन क्या बन जाएगा, वाई, जो अपने को यहाँ पर आर डैश अपॉन वाई बचेगा। तो अब अपन इसको, ये तो पहली इक्वेशन चल रही है पिछले वाले केस की, और दूसरे वाले केस में इसको थोड़ा एडजस्ट करें तो यहां से वापस से के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी जो बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू आर डैश क्यूब अपॉन में कितना बन जाएगा, आर डैश क्यूब अपॉन में वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर हम लोग को मिलेगा दैट बोथ आर सेम थिंग, तो आर क्यूब अपॉन टू वाई दैट इज इक्वल टू आर डैश क्यूब अपॉन, ये बन जाएगा मेरे पास कितना, दैट इज वाई, तो वाई से वाई कैंसिल, और अगर मेरे को देखा जाए तो आर डैश क्यूब दैट विल बी इक्वल टू आर क्यूब अपॉन कितना बन जाएगा, 2, तो मैं अगर आर डैश की बात करता हूं तो ये बन जाएगा आर बाई 2 टू द पावर जो बन जाएगी दैट इज 1/3, ये बन जाएगा आर डैश विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आर डैश विल बी इक्वल टू आर अपॉन, ये क्यूब रूट है तो ऐसे रूट 2 लिख के यहाँ पर क्यूब रूट, यहाँ पर 3, ऐसा इसको लिखा जा सकता है, क्यूब रूट ऑफ 2। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा दैट विल बी आर अपॉन क्यूब रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर आ जाएगा 4। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, a conducting sphere of radius r and is given a charge q, electric potential and electric field at the center of the sphere respectively r। एक चालक गोले की त्रिज्या r है, इस पर q आवेश है, इस गोले के केंद्र पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र है। एक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अगर अपन बात करें तो कंडक्टिंग स्फीयर पर चार्ज जो है वो हमेशा कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से इसके लिए अपने को पोटेंशियल बताना है, तो इनसाइड पोटेंशियल जो रहता है वो सरफेस के इक्वल रहता है, दैट इज के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर, पोटेंशियल इज के क्यू अपॉन आर। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है वो क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। तो इसका आंसर तो आ जाएगा 0 एंड दिस इज के क्यू अपॉन आर, सरफेस के इक्वल, तो के क्यू अपॉन आर एंड 0। थर्ड,
थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, दैट द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू द सरफेस एंड द फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड विल बी 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। इन रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेट क्वेश्चन जिसका सॉल्व करने का पैटर्न एकदम स्टैंडर्ड रहना है। वेयर v is in volts, x, y, z and r in meter, the electric force experienced by a charge of 2 coulomb situated at point 111 is। ठीक है, हमें किसी क्षेत्र में विभव अपने को दिया हुआ है और पोटेंशियल जो दे रखा है उसका एक्सप्रेशन है 6x माइनस 8xy माइनस ऑफ 8y प्लस का हो जाएगा 6yz। ठीक है, गिवन इज दिस द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज ऑफ 2 कूलम चार्ज सिचुएटेड एट पॉइंट दिस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स क्या हो जाएगा मेरे पास F वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा QE वेक्टर। तो मेरे को पहले E कैलकुलेट करना पड़ेगा और E अपन जानते हैं दैट E वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ क्या होता है V, जो बेसिकली हो जाता है माइनस ऑफ डेल V अपॉन डेल x I कैप माइनस ऑफ डेल V अपॉन डेल y j कैप माइनस ऑफ डेल V अपॉन डेल z क्या हो जाएगा k कैप। ये रहता है हमारे पास फील्ड। तो अपन क्या करते हैं, यहां पर एक एक करके सारी इक्वेशंस कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं डेल V अपॉन डेल x, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 6 माइनस यहां बन जाएगा 8y, x का डिफरेंशिएशन 1 और ये दोनों जो रहेंगे अब कांस्टेंट हो जाएगा तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन भी 0 और इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा 0। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वेयर y एंड z आर कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। ठीक है, इसी जगह पर डेल v अपॉन में अगर डेल y बोल देता हूं तो डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू हो जाएगी, यहां पर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x कांस्टेंट है तो 0 माइनस यहां पर 8 वो बन जाएगा अपने पास कौन x और यहां पर बन जाएगा माइनस ऑफ 8 बन जाएगा -8 और प्लस ऑफ कौन बन जाएगा 6z बन जाएगा। ठीक है, और डेल v अपॉन में डेल z कर देता हूं तो ये जो बन जाएगा टर्म बन जाएगी z के रेस्पेक्ट में 0, इधर भी 0, ये 8y ये भी 0 और प्लस का क्या हो जाएगा 6y बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये जो टर्म्स आई हैं इनकी 1 1 1 पर वैल्यू पता कर लेता हूं क्योंकि मेरे को ये सब चीजें जो है वो कहां पर पता करनी है 1 1 1 पर फील्ड पता करना है। तो डेल v अपॉन डेल x 1 1 1 पर 6 माइनस 8। ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास कितना, दिस विल बी माइनस ऑफ 2, -2 आ जाएगा। ठीक है, इधर से अगर अपन चलते हैं तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो दिस इज -8 1 x की वैल्यू 1 और ये भी -8 प्लस का क्या हो जाएगा 6 z की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा -16 प्लस का 6 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा -10। इसकी बात करूं तो ये सब 0 और y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 -10 और 6 आ गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना चाहता हूं देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू ये बन जाएगा मेरे पास अभी जो कैलकुलेट किया है माइनस ऑफ डेल v अपॉन क्या हो जाएगा डेल x I कैप माइनस डेल v अपॉन डेल y j कैप माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल z k कैप। ठीक है, तो इधर अगर अपन देखें तो माइनस इसकी वैल्यू आई है -2 I कैप माइनस ऑफ दिस इज -10 -2 -10। ठीक है, तो -10 j कैप माइनस ऑफ अगर अपन यहां देखें तो दिस इज 6 तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 6 k कैप। तो इसके अकॉर्डिंग फील्ड जो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 2 I कैप माइनस माइनस प्लस 10 j कैप माइनस ऑफ 6 क्या हो जाएगा k कैप। ये आ गया फील्ड। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड विल बी अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा अपने पास कितना 10 स्क्वायर प्लस -6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो जिसको अगर अपन और आगे बढ़ाएं तो वी कैन टेक 2 कॉमन। ठीक है, तो 2 अगर कॉमन ले लेता तो अंडर रूट में ये बन जाएगा अपने पास यहाँ पर 2 1 प्लस 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25 प्लस ये बन जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये बन जाएगा मेरे पास फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन जाएगा दैट इज 2 रूट 9 और 1 10 और 25 35 आ जाएगा। ठीक है, ये न्यूटन पर क्या हो जाएगा कूलम। तो फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ही आ जाएगा जिसकी वजह से फोर्स जो हो जाएगा F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा QE, Q की वैल्यू हो जाएगी 2 और E आ चुका है 2 रूट कितना आ चुका है 35 जिसके अकॉर्डिंग फोर्स लगने वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2, Q की वैल्यू 2 कूलम क्वेश्चन में दे रखी है आपको
दैट वी हैव 2 कूलम चार्ज, तो ये हो जाएगा 4√35 क्या हो जाएगा न्यूटन में आ जाएगा, एंड द फोर्स विल बी 4√35। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक क्वेश्चन, यही पैटर्न रहना है इसको सॉल्व करने का, और एक बढ़िया रिजल्ट हमारे पास है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4√35, दैट इज फोर्थ। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये बोलता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय E = A × R। Okay, a charge contained in the sphere of radius A centered at the origin at the charge contained in the sphere of radius A centered at the origin of the field will be given by। हमारे पास किसी क्षेत्र में एक वैद्युत क्षेत्र जो है वो त्रिज्यीय है और उसका मान जो है वो A × R से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसे एक गोले पर जिसकी त्रिज्या अपने पास A हो, आपको ये बताना है कि उस गोले में जो संग्रहित आवेश होगा उस आवेश की क्या मात्रा होगी। सबसे पहले तो सिचुएशन जो दे रखी है आपको, फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ये हो गया अपने पास रेडियली आउटवर्ड फील्ड। रेडियल आउटवर्ड फील्ड का मतलब जिसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक फिक्स पॉइंट से पास होगी, दिस इज रेडियल आउटवर्ड फील्ड। और फील्ड का एक्सप्रेशन दे रखा है, दिस फील्ड इज A × कितना हो जाएगा R। अब अपने को यहाँ पर चार्ज कंटेंट स्फीयर ऑफ रेडियस A, यहाँ पर एक स्फीयर कंसिडर करना है जिस स्फीयर की रेडियस जो है वो कितनी है, दैट रेडियस इज A। ठीक है, एंड इट इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ फील्ड, इसका सेंटर जो है ओरिजिन पर है। ठीक है, एट द फील्ड, एंड इट विल बी गिवन बाय। तो यहां से अगर अपन देखें तो इस जगह पर ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि R की वैल्यू जो हो जाएगी वो A हो जाएगी, यानी कि इस जगह पर जो फील्ड हो जाएगा हमारे पास, द एक्सप्रेशन फॉर फील्ड E विल बी इक्वल्स टू A × कितना हो जाएगा R, और R की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब अपने को इसके अंदर कितना चार्ज है वो पता करना है, तो हम लोग यहाँ पर सिग्मा क्यू गाउस लॉ अप्लाई करते हैं। गाइस, गाउस लॉ दैट इज इंटीग्रेशन, दैट इज E वेक्टर डॉट ds दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, सिग्मा क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। जिसकी वजह से अगर मेरे को सिग्मा क्यू की वैल्यू देनी है तो दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटीग्रेशन E वेक्टर, वो पहले से रेडियली आउटवर्ड है, और इसका एरिया वेक्टर अगर कंसीडर करूं, एलिमेंटली एरिया वेक्टर अगर कंसीडर करूं तो एलिमेंटल एरिया विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज ds वेक्टर, E ds, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। चलाएंगे एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा मेरे पास E की वैल्यू अपन ने A × कितना कर लिया है, A × कितना हो जाएगा A, जो दोनों ही कांस्टेंट हो गए हैं, और ये हो गया अपने पास ds। तो इस सबको बाहर ले जाता हूं अगर मैं, तो सिग्मा क्यू की जो वैल्यू बनने वाली है, दैट सिग्मा क्यू विल बी इक्वल्स टू A स्मॉल a इनटू कितना बन रहा है, एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच जाएगा, ds बच जाएगा। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं सिग्मा क्यू देखूं तो ये बन जाएगा मेरे पास A एप्सिलॉन नॉट और ds, ये जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया 4 पाई क्या हो जाएगा, A²। तो सिग्मा क्यू विल बी इक्वल्स टू, यहां से हमारे पास A × A क्यूब हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा हमारे पास कितना, कैपिटल A × कितना आ जाएगा, A³। दिस विल बी द रिजल्ट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A × कितना हो जाएगा, A³। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A × A³। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास फोर्थ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A × A³। एक बढ़िया क्वेश्चन है जो इसमें गाउस लॉ की कंप्लीट एप्लीकेशन अपन ने देखी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Two identical charged spheres suspended from a common point by two massless strings of length L. ठीक है, and initially the distance d apart. Because of their mutual repulsion, charges begin to leak from both the spheres. ठीक है, and at a constant rate. As a result, the sphere approach each other with the velocity v. V varies as the function of distance between the spheres as. देखो कंडीशन ऐसी दे रखी है कि अपने पास ये दो स्फीयर्स हैं, ऐसे ये एक रहा, ये दूसरा स्फीयर रहा, जिसका क्वेश्चन अभी थोड़ी सा सॉल्व किया था अपन ने पहले, m और ये अपने पास q है। इनके बीच में म्यूचुअल रिपल्शन है, रिपल्शन होना ही है, पर इन पर जो चार्ज है वो टाइम के साथ धीरे धीरे कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों स्फीयर्स जो है वो पास में आना शुरू करते हैं। तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी वो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस लेट अस कंसीडर इट इज x। तो ये जो डिस्टेंस है उस पर इनके बीच में जो म्यूचुअल रिपल्शन है तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इस डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करेगी, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं लेट अस कंसीडर यहाँ पर ये कुछ एंगल थीटा है, ठीक है, ये थीटा, और ये जो है ये स्ट्रेट लाइन, नियरली स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं, थीटा बहुत ज्यादा नहीं है ऐसा। ठीक है,
तो ये जो हाइट है उस हाइट को मैं यहां से जो अभी अपन ने एक सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी को रेफरेंस मानते हुए दिस हाइट इज लेस से h ये कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। या थ्रेड भी ले सकते हो, एल ले सकते हो। स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा और टेन थीटा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अभी के लिए मैं अगर यहां पर बात करूं तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा, mg। इधर की तरफ इन दोनों के बीच में रिपल्शन रहेगा जिसकी वजह से कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इधर हो जाएगा टेंशन T, ये एंगल थीटा है जिसकी वजह से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। T का ये कंपोनेंट इधर बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू T cos थीटा इधर आ जाएगा, और T का इधर वाला कंपोनेंट यहां जाएगा, वो हो जाएगा T sin थीटा इधर जाएगा। तो T sin थीटा की अगर मैं बात करूं तो T sin थीटा हो जाएगा मेरे पास कौन, Fe। T cos थीटा की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास कौन हो जाएगा, mg, ठीक है। और अभी Fe का एक्सप्रेशन देना है तो वो क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज tan थीटा, और tan थीटा जो बन जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास इधर से KQ स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर, ठीक है। अब डायग्राम में tan थीटा की बात करूं तो दिस tan थीटा विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस इज x/2, और इधर से ये हाइट मैंने h कंसीडर कर रखी है, और नियरली ये स्ट्रेट लाइन पर अगर मूव कर रहे हैं, दैट एंगल इज नॉट वेरी लार्ज, तो मैं tan थीटा को बोल सकता हूं दिस विल बी x बाई कितना हो जाएगा, 2h बन जाएगा, दैट इज KQ स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, mg x स्क्वायर। तो यहां से अगर अपन उधर भेज देता हूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन mg दैट विल बी इक्वल्स टू x क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा, 2h आ जाएगा। और कंक्लूजन नंबर 1 कि ये जब इसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज, ये जो अपने को बोल रखा है कंडीशन दैट d इज एट डिस्टेंस d अपार्ट एंड d इज लेस देन n बोल रखा है अपने को, उस वजह से हम लोग दिस इज लेंथ, ये लेंथ है, तो ये जो डिस्टेंस है वो इस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल है, तो ये एकदम नियरली स्ट्रेट लाइन पर मूव करेंगे। तो इस टाइम पर तुम tan थीटा लिखो या sin थीटा का एक्सप्रेशन लिखो, दोनों बातें एक ही हो जाएगी, बट द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज इस टाइम पर q स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, x क्यूब, ठीक है। अब आगे, या q विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी x टू द पावर 3/2। अब इसने बोल दिया कि चार्ज जो है वो लीक कर रहा है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो q है इट इज डिक्रीजिंग ओवर द टाइम। तो जिसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर अगर आपको ये बोलूं कि dq अपॉन dt की वैल्यू कैलकुलेट करूं, dq अपॉन dt दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इसका डिफरेंशिएशन 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1, और x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx अपॉन dt। नाउ दिस टर्म इज कांस्टेंट दैट इज प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा 3/2 x टू द पावर, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2, और dx अपॉन dt जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज द स्पीड ऑफ द और द रेट ऑफ चेंज, दैट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रिलेटिव स्पीड की अगर अपन बात करें तो ये कांस्टेंट आ गया, जिसकी वजह से मैं अगर बोल सकता हूं v विल बी प्रोपोर्शनल टू इस x को नीचे भेज देता हूं तो 1 अपॉन x टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/2, तो दिस v विल बी प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। v इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस 1/2। दिस विल बी अवर रिजल्ट। एक बढ़िया क्वेश्चन जिसमें अगर अपन देखें तो v इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस 1/2 अपना आंसर रहेगा। 6 का आंसर नंबर आ जाएगा 2। बढ़िया, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये एक कंप्लीट आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity of electric field of intensity 2 into 10 to the power 5. It experiences a torque of equal to 4 Newton meter. ठीक है, the charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि एक डाइपोल अगर फील्ड में रखा हुआ हो तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होता है, PE sin थीटा। जहां पर टॉर्क तुमको दे दिया 4, P जो होता है वो होता है Q इंटू कितना होता है D, और ये हो जाएगा E साइन हो जाएगा अपने पास कितना है, थीटा। 4 न्यूटन मीटर MKS में दे रखा है, Q की वैल्यू अपने को क्या करनी है, पता करनी है। D डिस्टेंस आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 2 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा, -2। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज 2 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा, 5, और साइन जो है दैट साइन थीटा, ये कौन हो जाएगा हमारे पास, साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग 4 दिस इज Q, तो ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू भी यहां रख देते हैं, दिस विल बी हाउ मच, 1/2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर Q इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहां से 2 से ये 2
4 कैंसिल, तो ये और Q की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 2 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा -3 कूलाम। जो अच्छा तो ये हो जाएगा 2 मिली कूलाम, अपना क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। मिली कूलाम में दिया है तो 7 का आंसर नंबर आ जाएगा 1 दैट इज 2 मिली कूलाम। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। P sin थीटा एकदम सिंपल इक्वेशन। नेक्स्ट द डायग्राम शोज द रीजंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ठीक है, तो ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन ईच ऑफ द डायग्राम। तो एक पॉजिटिव चार्ज को अपन इन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पर ए से बी तक मूव कर रहे हैं, तो अपने को ये बताना है दैट वर्क डन इन ऑल द केसेस विल बी। तो वर्क डन जो होता है वो अगर अपन बात करें, वर्क डन दैट इज इक्वल टू Q इंटू कितना हो जाएगा डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V। तो आप A से B तक डेल्टा V देखो, तो A से B तक डेल्टा V यहां पर 10 से अपन कहां जा रहे हैं 40, डेल्टा V जो हो जाएगा यहां पर कितना हो जाएगा 30। यहां भी 10 से अपन कहां जा रहे हैं B 40 पर जा रहे हैं, तो ये भी डेल्टा V जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। ये 10 है और यहां ये कितना है, ये 10 से अपने पास ये रहा 10, ये रहा 40, ये भी यही है, और ये 10 है यहां पर, दिस इज 10, और ये जो है ये कितना है 40, तो 10 से 40 डेल्टा V, सब जगह पर डेल्टा V की वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी सेम। डेल्टा V सेम हो गया तो हमारे पास इन सारे केसेस में जो वर्क डन रहेगा दैट विल बी सेम। तो इन ऑल द 4 केसेस वर्क डन विल बी सेम, वर्क डन इन सेम इन ऑल द केसेस। ठीक है, 8th का आंसर नंबर आ जाएगा फर्स्ट, वर्क डन इन ऑल द केसेस सेम बिकॉज डेल्टा V इज सेम इन ऑल द केसेस। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। An electron fall from the rest through a vertical distance of h in a uniform vertically upward electric field E. ठीक है, the direction of field is now reverse and keeping the magnitude of this magnitude same. The proton is allowed to fall from the rest in it through the same vertical distance h. ठीक है, the time of fall of the electron in comparison to the time of fall of proton. तो देखो भाई, ये अपने पास रहा फील्ड और इस फील्ड में इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन ये रहा अपने पास इलेक्ट्रॉन ये इधर की तरफ गिरेगा क्योंकि फील्ड नीचे की तरफ है, तो मास इसका mg ग्रेविटेशन का इफेक्ट नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा QE हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा QE/m, और ये h डिस्टेंस तक यहां से गिरता है। ठीक है, ये यहां से h डिस्टेंस तक यहां तक आता है। ठीक है, QE/m एक्सेलरेशन से दिस मूव्स बाय h डिस्टेंस। तो अपन यहां पर इक्वेशन अगर यूज करें तो s इक्वल्स टू अपन यूज कर लेंगे दैट इज ut प्लस टाइम के रेस्पेक्ट में बात करनी है हाफ at²। एक दूसरी बात जो बोली गई है वो ये है कि इसी जगह पर अपन ने फील्ड को उल्टा कर दिया, ये फील्ड को उल्टा कर दिया, और अब इस जगह पर एक प्रोटॉन जो है वो गिरता है, तो ये हो गया प्रोटॉन, और प्रोटॉन अब फील्ड की डायरेक्शन में गिरेगा तो प्रोटॉन पर लगने वाला फोर्स QE/ क्या हो जाएगा m वही हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन QE/m होता है, इनिशियल वेलोसिटी अपने को स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो ये इनिशियली 0 हो जाएगा, हाइट h तक गिरा जा रहा है हाफ, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज QE/ क्या हो जाएगा m इंटू क्या हो जाएगा t², जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं टाइम की कैलकुलेशन करूं देन t² विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 2mh/2mh/ क्या हो जाएगा QE, और अगर t की बात करेंगे तो दिस विल बी √2mh/QE आ जाएगा। ठीक है, √2mh/QE। तो अब अपने को ये बताना है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो तो बहुत ज्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपने को उल्टा पूछा है टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो time of fall of electron in comparison to the time of fall of proton will be very small, 10 times greater, 5 times greater नहीं, greater तो नहीं है। ठीक है, और equal भी नहीं होगा। time of fall of electron will be smaller than the time of fall of proton, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का कम रहेगा तो उसको गिरने में टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, मास कम एक्सेलरेशन ज्यादा, देन टाइम ऑफ फॉल विल बी लेस। तो सिंपल 9 का आंसर आ जाएगा अपने पास 4th। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 ए टॉय कार विद चार्ज Q मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू द फोर्स QE इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 in 1 second ड्यूरेशन। At that instant the direction of the field is reversed
and car continues to move for the 2 more seconds under the influence of the field, the average velocity and average speed for the duration of 0 to 3 seconds. बात ऐसी हो रही है कि एक कार है, ये रही अपने पास कार, इस पर कुछ चार्ज है और इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और इसकी वेलोसिटी जो है वो 1 सेकंड में 0 से 6 हो जाती है, यानी कि यहां पर वेलोसिटी इसकी u बराबर 0 है और 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी जो हो चुकी है, ये 1 सेकंड में वेलोसिटी जो हो गई है कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. ये टाइम जो लगा है दिस इज 1 सेकंड. ठीक है, और इसी टाइम पर अपन ने फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर लिया है, रिवर्स कर लिया है. फील्ड की डायरेक्शन हो गई रिवर्स. तो अभी सबसे पहले तो ये जो पहला सेक्शन है, इस फर्स्ट स्लॉट में मैं अगर डिस्टेंस ट्रेवल करने की बात की जा रही है तो इक्वेशन नंबर 4 अपन जानते हैं S इक्वल्स टू होता है u प्लस v अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास t, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए. तो u इनिशियल वेलोसिटी 0, v फाइनल वेलोसिटी 6 अपॉन 2 और टाइम हो गया 1 सेकेंड. तो अभी जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी दैट विल बी 3 मीटर. अभी ये फर्स्ट पार्ट में 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी. अब अपन चलेंगे पूरा सिमेट्री से, अच्छी तरह से आपको 1D मोशन पता होनी चाहिए. फील्ड रिवर्स हो गया तो ये अब जो पार्टिकल रहेगा वो रिटार्ड होना शुरू होगा, तो इमीडिएटली इसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी. ये 6 जो है वो कम होके वापस क्या आएगा, 0 पर आएगा. ठीक है, तो इस जगह पर वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन QE अपॉन m से ये एक्सेलरेट हुआ है और उसी से वापस रिटार्ड हो रहा है, यानी कि अब वापस इसको भी 1 सेकंड, अब वापस जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 1 सेकंड का टाइम लगेगा. और सेम रिटार्डेशन है तो अब जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी वो भी कितनी होगी, 3 मीटर की डिस्टेंस ही होगी. ये दूसरी बात होगी. पर इसने आपको टोटल 3 सेकंड का टाइम दिया है, यानी कि ये तो हो गया 1 सेकंड, ये हो गया दूसरा सेकंड और 1 सेकंड और बचा हुआ है. तो उस 1 सेकंड में ये पार्टिकल यहां से वापस इस फील्ड की डायरेक्शन में वापस रवाना होगा. और अब रवाना होगा तो वापस सिमेट्रिसिटी में ये 0 से वापस शुरू होगा इस डायरेक्शन में, तो उसमें 1 सेकंड लगेगा. इधर वेलोसिटी जो हो जाएगी वापस कितनी हो जाएगी, इसकी 6 हो जाएगी और इधर जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी. दिस इज व्हाट 1D मोशन टेल्स, दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से वापस उसी से रिटार्ड हो रहा है, तो वही कंडीशन वापस उधर अप्लाई होगी. तो इस केस में अगर अपन बोले तो 0 से 3 सेकंड में अपने को टोटल एवरेज वेलोसिटी बतानी. वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही, यहां से यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट, इस जगह से इस जगह तक टोटल डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो कितना हो जाएगा अपने पास, 3. टोटल टाइम जो लग रहा है वो तो अपने को 3 सेकंड दे ही रखा है, तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड. तो औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी हो गई 1. इसी जगह पर अगर अपन बात करें स्पीड के लिए, देन स्पीड दैट विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम. और डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ, तो ये 3 और ये 3 टोटल हो जाएगा. डिस्टेंस जो हो जाएगी 9 अपॉन टाइम टेकन इज 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड जो हो जाएगी दैट स्पीड एवरेज वेलोसिटी, ये तो आ गया 1 और एवरेज स्पीड जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. तो 1 and 3 10 का आंसर नंबर आ जाएगा 3, 1 and 3. एक बढ़िया क्वेश्चन, पूरा मोशन का इसमें बेसिक यूज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के सेंस में दिया हुआ है बट ये मोशन का क्वेश्चन है. ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या बोलता है, 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q respectively. ठीक है, they are placed at certain distance apart, force acting between them is F. ठीक है, if 25% of a charge of A is transferred to B, then what will be the new force acting between them? ठीक है, अपने पास एक चार्ज है that is plus Q. ठीक है, एक चार्ज है R डिस्टेंस पर यहां से, ये है अपने पास कौन है, माइनस Q. तो अभी इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज KQ स्क्वायर अपॉन, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी है, R, तो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर. ठीक है, अब चलते हैं यहां से आगे. यहां से इसने बोला कि इस पे से 25% चार्ज, 25% चार्ज का मतलब इसका 25% जो हो जाएगा, 25% जो हो जाएगा, Q का 25% जो हो जाएगा दैट इज Q/4. तो इस पे से 25% चार्ज अपन ने इस पर ट्रांसफर कर दिया, तो इस पर कितना चार्ज बच जाएगा, Q माइनस Q/4. और R ही डिस्टेंस पर है और ये माइनस Q है, इस पर 25% चार्ज आएगा, ये माइनस Q है, पर उधर से आने वाला चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का Q/4, जिसकी वजह से अगर अपन बात करें तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी 3Q बाई कितना हो जाएगा, 3Q/4. और इसकी बात करें तो ये -4Q प्लस Q, तो दिस इज -3Q बाई कितना हो जाएगा, 4.
ठीक है, क्योंकि उधर से आने वाला चार्ज प्लस में होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर जो नया फोर्स देखें अपन एफ डैश दैट इज के, और ये हो जाएगा 3q/4 और ये भी हो जाएगा मेरे पास कौन 3q/4 अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो 3 ये हो जाएगा 9/16 एफ हो जाएगा, 9/16 एफ। ठीक है, तो 11th का आंसर आ जाएगा 9/16 एफ। 11th का आंसर नंबर हो जाएगा 4। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, ए होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर, मेटल है, कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। तो अगर अपन एक कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें तो कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होता है वो ग्राफ ये होता है कि अंदर एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा, दिस विल बी 0, और इधर सरफेस पर मैक्सिमम, और उसके बाद जो रहेगा दैट इज KQ/r²। ठीक है, तो इनसाइड 0 यानी कि r इज लेस देन कैपिटल R रहेगा, वहां पर तो फील्ड क्या रहेगा 0 रहेगा, और r इज ग्रेटर देन R जब रहेगा तो उस टाइम पर जो है जैसे r अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। r इज ग्रेटर देन R, दिस इज r इज इक्वल्स टू R। तो ग्रेटर देन पर r की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड इंटेंसिटी 0 रहेगी। तो 0 एज इंक्रीजेस फ्रॉम r इज लेस देन R। ठीक है, ये बात सही है कि r इज लेस देन R में 0 रहेगा, जबकि r जो है वो यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजेस एज r इज इंक्रीजेस फ्रॉम r ग्रेटर देन R। ग्रेटर देन R पर r जब इंक्रीज हो रहा है तो e तो क्या होगा, e डिक्रीज होगा, तो ये गलत हो जाएगा। अंदर 0 होना चाहिए, ये डिक्रीजेस नहीं, ये इंक्रीजेस नहीं। और अब देखें 0 एज r इंक्रीज 0 है, जबकि r की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से यहां तक बढ़ रही है। ठीक है, डिक्रीजेस एज r इंक्रीजेस फॉर r इज ग्रेटर देन r, फॉर r इज ग्रेटर देन r बढ़ने के साथ साथ r बढ़ने के साथ साथ ये क्या होगा, कम होगा। ठीक है, 12th का आंसर नंबर आ जाएगा अपना 4। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पर। 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2r। ठीक है, तो दो अपने पास वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज है, ये प्लस का लैम्डा है और ये माइनस का लैम्डा है, और ये 2r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये 2r डिस्टेंस होगी हमारे पास, 2r आर प्लेस्ड फ्री स्पेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन मिडवे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ, और ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, r। एंड इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो वो भी इधर की तरफ रहेगी, और वो भी क्या होगी, ये भी डिस्टेंस कितनी है अपने पास, दिस डिस्टेंस इज आल्सो r। तो अगर मैं एक की वजह से लिखना चाहूं तो एक की वजह से E जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन कितना होता है, r। एक की वजह से फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर मैं दोनों की वजह से टोटल नेट इंटेंसिटी की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 2e, दिस विल बी E, और इसकी वजह से E और इसकी वजह से भी E, जो चल जाएगा मेरे पास 4k लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा, r। 4k की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा लैम्डा 4k लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा, r। 4 से 4 कैंसिल, तो लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r अपना रिजल्ट आ जाएगा। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 2 लैम्डा अपॉन नहीं, 0 नहीं, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r। 13 का आंसर नंबर आ जाएगा फर्स्ट। एकदम सिंपल सिचुएशन, 13 का आंसर नंबर फर्स्ट, दैट इज लैम्डा पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, 2k लैम्डा अपॉन r का डबल। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ इतना। ठीक है, वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? 15 centimeter from the center of the sphere. तो ये है अपने पास स्फीयर जिसकी रेडियस अपने को दे रखी है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। और इस 10 सेंटीमीटर से अगर अपन यहाँ पर बात करें तो इस जगह पर ये अपने पास सेंटर है O, ये हो गया डिस्टेंस, पॉइंट हो गया P, एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P बोल देता हूँ, और इसकी डिस्टेंस जो दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर, ये आपको 15 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस दे रखी है, दिस इज 15 सेंटीमीटर। तो इस जगह पर अपने को बताना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, अपन जानते हैं वो क्या होता है, KQ अपॉन क्या होता है, r स्क्वायर।
तो यहाँ पर k जो इसने बेचारे ने सब कुछ साफ साफ दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁴ हो गया 9 इंटू आगे चलाएंगे तो चार्ज है अपने पास कितना, दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा -7। 3.2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में आ जाएगा मेरे पास r है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15 r का स्क्वायर, 15 इंटू 15 इंटू ये हो जाएगा 15 और सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 10⁻⁻2 तो 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 ये हो जाएगा हमारे पास सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को आगे लेके चलते हैं तो इधर से देखो क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर भेज देता हूं मैं, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये 9 और 4 13 -7 तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ तो 9 इंटू 3.2 अपॉन में आ जाएगा मेरे पास 15 इंटू कितना हो जाएगा 15 और इधर आ जाएगा 10⁻⁻ कितना आ जाएगा 9 और 4 13 और इसमें से 7 जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 10⁻⁻ जो है वो 6 बच जाएगा, -3 यहाँ पर 4 ये इधर जाएगा तो -3 हाँ तो 6 बच जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, इसको और एडजस्ट कर देते हैं अगर अपन तो 9 और 15 को कैंसिल कर देता हूँ, ये 3 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 3 इंटू 3.2 जो है वो नियरली कितना हो जाएगा 10, नियर बाई चलते हैं और 15 और 5 की बात करें अगर अपन तो 15 और 5 जो हो जाएगा वो 15 ये हो जाएगा 75 इंटू कितना हो गया तुम्हारे पास 3 इंटू 3.2 10 के आसपास लिख दिया तो ये 10⁻⁻ कितना हो गया 6 हो गया। और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये 100 अपॉन कितना हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा 5, 100 अपॉन 75 की बात करें तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 का मतलब ये हो जाएगा 1.33 के आसपास। इसकी कैलकुलेशन प्रॉपर करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है, इसने वैसे भी सारी वैल्यूज जो है वो प्रॉपर एडजस्ट करके दे रखी है, तो वैल्यूज जो आ जाएगी 1.28 के आसपास। ये इसको अगर अपन प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये 3.3 के हिसाब से सॉल्व किया हुआ है तो वैल्यू अपनी बराबर आ जाएगी। तो रिजल्ट आएगा हमारे पास दिस इज 1.28 इंटू 10⁻⁵, 1.28 इंटू 10⁻⁵। ये तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, वो तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल जी सिचुएशन आपको दे रखी है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये बोलता है 14, a short electric dipole has a dipole moment of 16 into 10⁻⁻9 coulomb into meter. The electric potential due to the dipole at a point or at a distance 0.6 meter from the center of the dipole, okay, situated at a line making an angle 60 degree from the dipole. हमारे पास डाइपोल है, ठीक है, ये रहा डाइपोल और डाइपोल मोमेंट तुमको दे दिया है P की वैल्यू है कितनी 16 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, दिस इज -9 और एक पॉइंट यहां पर है, उस पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 0.6 मीटर, 0.6 मीटर और इसका इधर से जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज हाउ मच 60 डिग्री। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है डाइपोल की वजह से दैट इज kp cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा r²। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है एक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल। तो अगर अपन चलते हैं तो k की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 9 इंटू P की वैल्यू देखें तो ये हो गया तुम्हारे पास 16 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया -9। इधर लगा देते तो कॉस में 60 डिग्री पर है तो कॉस हो जाएगा मेरे पास कितना 60 अपॉन r² में डिस्टेंस मीटर में ही दे रखी है, दिस इज 0.6 इंटू कितना हो जाएगा 0. क्या हो जाएगा 6। ठीक है, -9 + 9 कैंसिल, इधर हो जाएगा 9 16 में अगर अपन देखें तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 1/2 से इसको भी कैंसिल कर देता हूं 16 को तो ये कितना आ जाएगा 8। तो रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास इधर 8 इंटू 9 अपॉन में हो जाएगा अपने पास कितना 0.6 इंटू कितना हो जाएगा 0.6। इन दोनों को कन्वर्ट करता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 10⁻⁻ कितना आ जाएगा 2। ठीक है, एक बार इसको कैंसिल करता हूं तो ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा मेरे पास कितना इधर से वापस से अगर अपन कैंसिल करें तो 2 से अगर अपन कैंसिल करें तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, जिसको अगर मैं आगे लेके चलता हूं तो कितना बन जाएगा ये 3 से 3 कैंसिल, 6 36 8 9 72, ये तो 2 आ जाएगा पूरा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², 200 वोल्ट विल बी द रिजल्ट। एकदम करेक्ट कैलकुलेशन अपने पास बन रही है, दिस विल बी 200 वोल्ट। तो 15 का आंसर नंबर आ जाएगा अपना 4, दैट इज 200 वोल्ट। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस with the volume this much the electric potential is found to be 5 volt throughout।
ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, किसी क्षेत्र में हम लोग को किसी जगह पर निश्चित आयतन में विद्युत विभव जो है वो 5 वोल्ट पाया जाता है। तो अपने को बताना है कि विद्युत क्षेत्र का उस क्षेत्र में परिमाण क्या होगा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीवी अपॉन क्या हो जाएगा, dt, डीवी अपॉन dx। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर। ये वैसे तो ये वेक्टर फॉर्म में तो ये ग्रेडियंट में होता है, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ क्या होता है, v होता है। पर वन डायमेंशन में अपन E बराबर लिख सकते हैं दैट इज माइनस ऑफ dv अपॉन क्या हो जाएगा, dx। तुमको बोल दिया है कि माइनस d, v जो है वो कांस्टेंट है अपॉन dx, तो कांस्टेंट है तो उस टाइम पर फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एज द पोटेंशियल इज यूनिफॉर्म। जैसे भी एक मेटल स्फीयर की अगर अपन बात करें तो अंदर की तरफ क्या होता है, फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, पर अंदर पोटेंशियल क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो दैट इज द पॉइंट कि किसी रीजन में अगर आपको पोटेंशियल कांस्टेंट दिया हुआ है तो उस टाइम पर फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो 16 का आंसर नंबर आ जाएगा 3। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स का अपना एक पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट होता है। द पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो अगर अपन देखें देन पोलर मॉलिक्यूल्स एक्वायर डाइपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं। एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, नहीं। हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पोलर मॉलिक्यूल्स एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रखते हैं। हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, ये गलत हो जाएगा, नहीं। 17 का आंसर आ जाएगा 3। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, a dipole is placed in a uniform in a electric field as shown। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। इन विच डायरेक्शन दिस डाइपोल डज द डाइपोल मूव। तो अपने को ये बताना है कि अभी अगर अपन बात करें ये डाइपोल यहां पर रखा हुआ है, तो देखो भाई फील्ड ये रहा। अगर मैं देखूं तो इस जगह पर फील्ड लाइंस ज्यादा पास में है, तो यहां पर फील्ड ये हो गया E1। इस जगह पर फील्ड लाइंस दूर है तो यहां पर फील्ड हो गया E2। और अगर मैं देखूं तो यहाँ फील्ड लाइंस पास में, तो E1 की वैल्यू ज्यादा रहेगी और E2 की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। बात नंबर 1। अब प्लस क्यू पर अगर मैं बात करूं तो प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा Q इंटू कितना हो जाएगा, E1। इस माइनस क्यू पर अगर अपन बात करें तो इस पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, वो हो जाएगा Q इंटू कितना हो जाएगा, E2। तो हमारे पास ये जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी अगर अपन बात करें तो इस पर इधर की तरफ लग रहा है QE1 और इधर लग रहा है हमारे पास QE2। ये है प्लस का Q और ये है माइनस का Q। अब अगर मैं इस जगह पर बात करूं तो फील्ड इंटेंसिटी E1 की ज्यादा है, E1 ज्यादा है तो QE1 की वैल्यू ज्यादा होगी, और QE1 की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये जो डाइपोल है ये किधर की तरफ मूव करेगा, ये फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स कम है, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स जो रहेगा वो इधर की तरफ रहेगा, जिसकी वजह से ये डाइपोल इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो फोर्स इट विल बी द टुवर्ड्स राइट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है, आगे चलते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो अगर अपन देखेंगे लेफ्ट राइट, तो एक तो हो गया राइट, तो डाइपोल डायरेक्शन इट विल मूव, तो राइट लेफ्ट, ये हो गया राइट। ये दोनों तो गलत हो गए लेफ्ट वाले। तो आगे चलते हैं टुवर्ड्स द राइट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। अब ये बात करें कि ये जो डाइपोल है ये इधर चलना शुरू करेगा। अगर डाइपोल इधर की तरफ चलना शुरू करता है तो चलना शुरू होने का मतलब ये है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, as the dipole is moving in this direction, start moving in the direction, kinetic energy will increase and potential energy will decrease. So it will move towards the right and its potential energy will decrease. Towards the right and potential energy will decrease. ठीक है, तो 18वें का आंसर नंबर आ जाएगा हमारा फर्स्ट। It will move towards right and potential energy will decrease. चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 19। हम लोग को ये बोला हुआ है we have two charged spherical conductors of radius r1 and r2connected by a wire, then the ratio of surface charge density of the spheres will be। तो surface charge density spheres की क्या, उसका रेशियो क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, ये रहा एक स्फीयर, रेडियस इसकी कितनी है अपने पास r1। ये रहा दूसरा स्फीयर, रेडियस इसकी कितनी है r2। इन दोनों को अपन ने वायर से कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड बाय वायर, तो इनका जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा। पोटेंशियल के दो फॉर्मूले होते हैं। पोटेंशियल का एक फॉर्मूला तो होता है KQ अपॉन R। ठीक है, सरफेस पर पोटेंशियल, एक तो ये फॉर्मूला है, ये है चार्ज की टर्म में। पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू V इक्वल्स टू सिग्मा R अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में।
ठीक है। तो अब आपको जो पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो हमारे पास द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा हुआ है, तो अपन दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर दोनों को वायर से कनेक्ट करने पर दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा सेम, जिसके हिसाब से इसका पोटेंशियल हो जाएगा सिग्मा 1 R1 अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा सिग्मा 2 R2 अपॉन में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 तुमको पूछा है, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना R2 अपॉन R1। इसको नीचे भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, देन सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि अभी अपने को सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछी हुई तो अपन दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। 19 का आंसर नंबर 1। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20. The angle between electric field lines and the equipotential surfaces. Equipotential surface और electric field lines में क्या एंगल होता है? तो रूल equipotential surfaces की प्रॉपर्टी, equipotential surfaces are always perpendicular to the electric field lines. Always perpendicular to. समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होते हैं, तो 90 डिग्री उनके बीच में एंगल रहेगा। 20th का आंसर नंबर आ जाएगा 2। 21. Two hollow conducting sphere of radius R1 and R2 have equal charges. ठीक है, the potential would be, तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, दो होलो है, ये है हमारे पास एक और एक है हमारे पास कौन है, ये दूसरा है। ठीक है, तो R1 एंड R2, ये रहा R1, ठीक है, और ये रहा आपके पास कौन है R2। अपने को बोल दिया R1 इज ग्रेटर देन R2, यानी कि R1 जो है राइट नाउ ग्रेटर देन R2 है। दोनों पर इक्वल चार्ज है। पोटेंशियल होता है हमारे पास क्या होता है KQ अपॉन R। अब चार्ज दोनों पर सेम, K कांस्टेंट है, तो जिसकी रेडियस कम रहेगी उस पर पोटेंशियल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यानी कि छोटे स्फीयर पर जिसका रेडियस कम है उसका पोटेंशियल जो रहेगा दैट विल बी मोर, तो V2 विल बी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा V1। छोटे स्फीयर पर मोर पोटेंशियल, ठीक है, मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, पोटेंशियल वुड बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, जिसकी रेडियस कम रहेगी उसका पोटेंशियल जो है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इक्वल और बोथ नहीं, डिपेंडेंट ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं, ये तो कंडक्टर दे रखे हैं, वैसे ही मटेरियल प्रॉपर्टी की बात ही नहीं है, कंडक्टर है। मोर ऑन बिगर स्फीयर नहीं, बिगर स्फीयर पर चार्ज सेम है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, चार्ज सेम, स्फीयर अगर बड़ा है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 21 का आंसर नंबर आ जाएगा 1। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22. 2 point charges minus q and plus q are placed at a distance of L as shown in diagram. Then we need to calculate the electric field intensity at a distance capital R, varies as where R is greater than L. तो अगर अपन यहां पर बात करिए माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो बेसिकली ये आपके पास एक बन चुका है डाइपोल, और डाइपोल की वजह से अगर डाइपोल मोमेंट क्या हो गया P, डाइपोल की वजह से R डिस्टेंस पर अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या होता है R क्यूब, 1 अपॉन R क्यूब। एक्सियल लाइन पर डाइपोल की वजह से 2 kp अपॉन R क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल की वजह से क्या होगा kp अपॉन R क्यूब। तो यहां पर फील्ड इंटेंसिटी विल वेरीज एज 1 अपॉन R क्यूब। फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या रहेगा, R क्यूब। 22 का आंसर नंबर आ जाएगा फर्स्ट। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23. 6 charges q minus q plus q minus q plus q minus q are fixed at the corner of hexagon of side इतना shown in figure. The work done in bringing a charge q naught to the center of the hexagon from infinity. तो सेंटर ऑफ द हेक्सागन पर लेके आना है, तो सेंटर ऑफ हेक्सागन को मैं बोल देता हूं, ये पॉइंट जो है इसको 1 बोल देता हूं, और ये हो गया मेरे पास इनफाइनाइट, और ये अपने पास चार्ज q नॉट है। इस q नॉट को अपन यहां से ये इधर लेके आ रहे हैं, तो किसी चार्ज को लेके मूव करने में जो वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है दैट वर्क डन इन मूविंग द चार्ज दैट इज इक्वल्स टू q इनटू कितना हो जाएगा, डेल्टा v। तो वर्क डन ये है अपने पास कौन, q नॉट, और ये हो जाएगा फाइनल, v फाइनल कौन है, v1 माइनस v इनिशियल कौन है, v इनफाइनाइट। ठीक है, अब इनफाइनाइट पर तो पोटेंशियल वैसे ही क्या होता है, v इनफाइनाइट तो वैसे ही क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई। अब बात करते हैं v1 की वजह से, तो यहां पर देखो भाई ये है 1 प्लस क्यू के क्यू अपॉन आर, 1 प्लस क्यू के क्यू अपॉन आर, 1 प्लस क्यू के क्यू अपॉन आर। तो यहां पर तो प्लस का तो हो जाएगा 3 के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा r,
पर वापस अगर अपन देखें तो ये 3 माइनस वाले चार्जेस हैं जिनकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R और ये हो जाएगा 3 है जिसकी वजह से -3KQ/R। तो ये जो 1 पॉइंट है उस जगह पर भी पोटेंशियल जो है वो क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो इक्वल है, इक्वल और अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस हैं। देन दिस पोटेंशियल विल बी, दिस पॉइंट विल हैव 0 पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसकी वैल्यू भी 0 ही है, ये 0। तो हमारे पास वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। V1 minus V infinite both are 0, so the work done in bringing the charge Q0 to this point will be 0। 23 का आंसर नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24, इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed at an angle of 30 degree with the electric field of intensity इतना, it experiences a torque equal to 4 Newton meter, calculate the magnitude of charge on the dipole if dipole length is this much। तो इधर अगर अपन बात करें, टॉर्क आ रहा है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, PE sin थीटा। टॉर्क आ रहा है 4 का, P की वैल्यू तुमको दे दी है, डाइपोल मोमेंट नहीं, चार्ज तो पता करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो P होता है Q इंटू डी, और E की वैल्यू हो गई है तुम्हारे पास कितनी, 2 इंटू 10⁻⁵ कितना हो गया, 5। साइन थीटा में साइन हो जाएगा मेरे पास कितना है, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। यहां से चलते हैं 4, Q की वैल्यू तो अपने को कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस दे रखी है तुमको 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर। ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर बचेगा तुम्हारे पास 10⁻⁴ कितना बचेगा, 5। तो 4, 2 से 4, ये 2 और कैंसिल हो गया, 2, दैट इज इक्वल्स टू Q इंटू, इधर बच जाएगा तो तुम्हारे पास 10⁻³ बच जाएगा। तो Q की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, -3, जो हो जाएगा 2 मिलीकूलम विल बी द आंसर। 2 मिलीकूलम, 24 का आंसर नंबर कितना आ जाएगा, 3, दैट इज 2 मिलीकूलम। ठीक है, चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25, इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू 0 ओवर द सरफेस। किसी सरफेस के लिए इंटीग्रेशन E डॉट ds, तो सबसे पहले तो ये होता क्या है, इंटीग्रेशन E डॉट ds जो है that is the flux passing through the surface, this is net flux passing through the surface। और उसने बोल दिया कि net flux passing through the surface जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, the magnetic field on the surface is constant, सॉरी मैग्नेटिक क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, नहीं ये गलत है, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी हो सकती है। ठीक है, all the charges must necessarily be inside the surface, तो all the charges be inside the surface, तो अपन गाउस लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds जो होता है दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा Q अपॉन क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो अगर सारे चार्जेस जो है वो इनसाइड हुए तो इसकी वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकती, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी, नेसेसरीली बोल दिया है तो ऐसा जरूरी नहीं है। नेट फ्लक्स 0 रहेगा। नेट फ्लक्स 0 होने का मतलब ये होता है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। ये होगी बात कि जितनी फील्ड लाइंस किसी सरफेस में एंटर कर रही हैं उतनी फील्ड लाइंस उसमें क्या करेगी, एग्जिट करेगी। तो 25वें का नंबर आ जाएगा 4। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस विल बी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस। चलो अपन क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, the electric potential in 10⁻² volt at the point P due to the dipole is, ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर तुमको दे रखा है। ठीक है, और अपने को ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बात ये है कि एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है दैट इज KP cos थीटा अपॉन क्या होता है, R²। पर ये फॉर्मूला केवल तब काम होता है जब आपके पास डिस्टेंस जो है वो डाइपोल की जो लेंथ है उसके कंपैरिजन में जो है, डाइपोल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो डिस्टेंस। पर यहां पर तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है कुल मिला के, तो ये तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपको तो इसको अलग अलग चार्ज कंसिडर करते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। अलग अलग चार्ज कंसिडर करते हुए सॉल्व करने का मतलब पोटेंशियल बताना है इस जगह पर, तो इसकी वजह से ये डिस्टेंस, ये 5 है और ये 3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल आ जाएगा KQ अपॉन में ये हो जाएगा 2 और सेंटीमीटर का 10⁻⁻²। ठीक है, एक बात। दूसरी बात,
ये 5 है और ये 3 है, तो इसकी वजह से डिस्टेंस हो जाएगी 8, जिसकी वजह से पोटेंशियल चार्ज नेगेटिव है, तो माइनस का के क्यू अपॉन में डिस्टेंस हो जाएगी 5 और 3 8 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा माइनस का 2। चीजों को बाहर ले लेते हैं, तो के क्यू को तो ले लेता हूं साइड में, इधर बच जाएगा 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1/8, और ये 10⁻⁻2 जो है कॉमन लेंगे, उसको ऊपर भेज देता हूं तो इंटू 10⁻2 आ जाएगी, तो आपको आंसर तो 10⁻2 की टर्म में ही देना है, ये आंसर हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, तो बेसिकली अपने को 1/2 1/8 को सॉल्व करना है, ये हो जाएगा के क्यू, इधर 8 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 - 1, और ये हो जाएगा 10⁻2 वोल्ट, 4 - 1, दिस विल बी 3 के क्यू अपॉन कितना आ जाएगा 8 10⁻2 वोल्ट। तो 10⁻2 वोल्ट में तो आंसर देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 3 बाई कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 3 बाई 8, 3 के बाई 8, दिस विल बी द आंसर। 26 का आंसर नंबर आ जाएगा 4, 3 बाई 8। एक बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब हमारे पास जो है डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो, डायपोल से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ द क्यूब। ठीक है, द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी ऑफ इट्स फेसेस विल बी, तो क्यू चार्ज जो है एक क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है, ये तो एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये अपने पास क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है अपने पास एक क्यू चार्ज, ये ठीक है, ये हो गया क्यू। क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो इस पूरी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो रहेगा गाउस लॉ के अकॉर्डिंग फाई विल बी इक्वल्स टू, इसके अंदर चार्ज कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक पूरे फ्लक्स से पास, पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स रहेगा, तो इस एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स जो हो जाएगा 5 फ्रॉम 1 फेस जो हो जाएगा, ये कितने फेस है टोटल 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 क्यू अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा दैट इज, और माइक्रो में दे रखा है चार्ज, ओह वेरी गुड। तो ये क्यू जो है दिस इज क्यू माइक्रोगुलाम, तो ये माइक्रो में आ जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻6, ये आ जाएगा हमारे पास फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6, ये -3 में है, माइक्रोगुलाम का मतलब 10⁻⁻6, तो 27 का आंसर नंबर आ जाएगा 2, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻6 विल बी द रिजल्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27, a uniform electric field and a uniform magnetic field are acting along the same direction। ठीक है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग दिस एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इधर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है हमारे पास, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, सेम डायरेक्शन। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन रीजन such a way that its velocity is pointed along the direction of fields, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर की तरफ ही है, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होगा, तो भाई बात ये है कि अगर अपन मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स तो होता है हमारे पास Fm, दैट इज QVB sin थीटा। ठीक है, और अगर अपन यहां पर बात करें तो ये थीटा होता है, ये एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो वेलोसिटी इधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री हो जाएगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स तो अपना कितना हो चुका है 0 हो गया, Fm इज 0। ठीक है, अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है अपने पास, कौन है इलेक्ट्रॉन है, शायद इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव E है, वेलोसिटी इसकी इधर की तरफ है, बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स विल इन द अपोजिट डायरेक्शन QE, ये फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी। अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी की वजह से हमारे पास इसका जो है वो बेसिकली क्या होगा रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी QE अपॉन क्या हो जाएगी M, और वेलोसिटी की इक्वेशन भी लिखनी है तो वो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी माइनस QE अपॉन M इंटू कितना हो जाएगा T हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, या इसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल डिक्रीज, दिस विल बी द आंसर। इंक्रीज नहीं, टर्न टुवर्ड्स राइट, टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, टर्न तो होगा ही नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या है 0 है। ठीक है, तो 28 का आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है दैट इज सिग्मा Q अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, वो डिपेंड करता है चार्ज एनक्लोज पर।
ठीक है। व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज? शेप ऑफ द सरफेस? नहीं। गॉसियन सरफेस कैसी भी शेप की हो सकती है। वॉल्यूम एनक्लोज बाय द सरफेस? नहीं। द एरिया ऑफ द सरफेस? नहीं। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस? 29th का आंसर नंबर आ जाएगा 4। चलते हैं अपन, बढ़िया क्वेश्चन 30। If a conducting sphere of radius r is charged, then the electric field at a distance r, which is greater than r. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E ग्रेटर देन k q अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास? स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। k q अपॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वुड बी, जहां पर v जो है पोटेंशियल ऑन द सरफेस, तो सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है? सरफेस पर पोटेंशियल होता है हमारे पास k q अपॉन क्या होता है? कैपिटल R। तो यहां से k q की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो k q की वैल्यू हो जाएगी v इंटू r। तो v इंटू आर के हिसाब से E बराबर k q की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास v इंटू आर अपॉन क्या हो जाएगा? r स्क्वायर हो जाएगा। v इंटू आर अपॉन r स्क्वायर, v इंटू आर, v इंटू कैपिटल R। तो v इंटू कैपिटल R अपॉन क्या हो जाएगा? स्मॉल r का स्क्वायर। आंसर नंबर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट। बाहर फील्ड इंटेंसिटी पूछिए, डिस्टेंस r इज ग्रेटर देन r, देन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर, rv अपॉन क्या हो जाएगा? स्मॉल r स्क्वायर, फर्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। Given below are two statements, one label as assertion and other is reason, then we need to find what are the things. तो एक तो ये बोल रखा है कि the potential at any point 2 meter distance from the center of the dipole और dipole moment of magnitude इतना is इतना, ठीक है, वो तो चेक करना पड़ेगा। Potential at any axial point, any axial point, एक्सियल पॉइंट में अगर अपन बात करें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या रहेगा? के पी कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। एक्सियल पॉइंट है तो थीटा की वैल्यू जो रहेगी वो क्या हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। के की वैल्यू तुमको दे रखी है, दैट इज 9 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा? 9 इंटू ये दे रखा अपने को, क्या दे रखा है? दिस इज ओ, ये माइनस दे रखा है, ये प्लस दे रखा है। ओ कैंसिल करते हैं, थोड़ा सा कलर करना पड़ेगा, कलर क्लियर करना पड़ेगा। इलेज और लिंक ये 4 इंटू 10⁻⁻6 लिखना भी ऐसी जगह पर हुआ। तो पोटेंशियल दैट इज के पी कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास? आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस, इसने आर कैपिटल बोल रखा तो अपन ही कैपिटल लेते हैं, ये हो गया आर स्क्वायर। के की वैल्यू दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? 9। डाइपोल मोमेंट चल रहा है 4 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? 6। एक्सियल पॉइंट है तो एक्सियल पॉइंट पर cos 0 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1 अपॉन में r। एट अ डिस्टेंस कितना बोल रखा है? 2 मीटर डिस्टेंस है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2। तो ये 2 से 2 4 और 6, तो ये 3 बच जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻³ आ जाएगी। 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो असर्शन तो अपना सही है, पर ये जो फॉर्मूला दे रखा है ये गड़बड़ है। यहां पर अगर अपन देखें तो इसने फॉर्मूला दे रखा है पोटेंशियल का, दैट इज 2kp अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। 2kp अपॉन आर स्क्वायर, जबकि फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो रीजन गलत है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन सही है, रीजन सही नहीं है। तो 31 का आंसर नंबर आ जाएगा अपना, कौन आ जाएगा? दैट इज फर्स्ट। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32. A thin spherical shell is charged by some source. The potential difference 2 points. Spherical shell है, ठीक है, तो potential difference between 2 points C and P, ये रहा C पॉइंट, ये रहा P पॉइंट, ये होलो है। तो होलो के लिए सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ अपॉन R, और इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के ही बराबर होता है, यानी कि VP और VC दोनों ही सरफेस के पोटेंशियल KQ अपॉन R के बराबर होंगे, जिनकी वजह से इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा V बिटवीन P एंड C विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस 2 पॉइंट्स विल बी हाउ मच? 0, क्योंकि ये तो दोनों सेम इक्वी पोटेंशियल पॉइंट रहेंगे। ये होलो स्फीयर है, शेल है ये। तो 32 का आंसर नंबर आ जाएगा कितना? 2। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। मैच द लिस्ट फील्ड इनसाइड थिन शेल। फील्ड इनसाइड थिन शेल, तो एक थिन शेल के अंदर फील्ड जो होता है वो अपने पास क्या होता है? 0 होता है। थिन शेल 0, तो ए पर आ जाएगा 4, ए पर 1 दोनों गलत, ए पर आ जाएगा 4, ए पर 4, ए पर 4। फील्ड आउटसाइड थिन शेल, तो KQ अपॉन क्या हो जाएगा? आउटसाइड में KQ अपॉन क्या होता है? स्मॉल r का स्क्वायर होता है। तो KQ अपॉन
स्मॉल आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा के ऊपर स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी का 3, ठीक है। आगे चलते हैं, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ थिन शेल, सरफेस पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा सेकंड आ जाएगा, तो सी का जो बन जाएगा वो सेकंड बन जाएगा। बात ये है कि तुम्हें ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर स्मॉल आर और कैपिटल आर में से रेडियस का कैसे पता चलेगा, तो फिर अपने को चौथा देखना पड़ेगा, डी अगर है फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर, तो लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से जो फील्ड होता है वो होता है 2k लैम्डा अपॉन आर। वैसे तो हमेशा कैपिटल आर जो होता है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर होती है और स्मॉल आर जो होती है वो डिस्टेंस होती है। 2k लैम्डा अपॉन आर, जिसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 2 कैंसिल होगा तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। तो 4 से मैच करेगा अपने पास, डी से मैच करेगा फर्स्ट, डी से मैच करेगा फर्स्ट, डी से फर्स्ट, तो दिस विल बी द रिजल्ट, ठीक है। ये हो जाएगा, और सी से जो मैच कर रहा है वो क्या हो जाएगा, सी से सरफेस ऑफ द शेल पर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो 33 का आंसर नंबर आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 टू आइडेंटिकल रेगुलर प्लेन शीट ए एंड बी, प्लेन शीट ए एंड बी, each of surface charge density epsilon naught are placed parallel to each other shown in figure. The electric field at the midpoint, तो मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, शीट सही है, तो इस शीट की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा अगर है मेरे पास, तो आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर शीट सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। तो इसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी इधर जाएगी जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वल एंड अपोजिट थोड़ी ना है क्या, ओहो तो बढ़िया बात होगी। इसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी जाएगी इधर, सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर अपन इन दोनों की बात करें तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो 0। अगर ये प्लस में होता और ये माइनस में होता तो फिर अपन ये दोनों ऐड हो जाती, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाती, तो 1 आंसर आ जाता। बट अभी तो ये दोनों क्या रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज दीज आर हैविंग सेम चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट, और इक्वल एंड अपोजिट ईच ऑफ चार्ज डेंसिटी इतना, तो इक्वल एंड अपोजिट भी नहीं है शीट से, तो रिजल्ट आ जाएगा अपना 34 का आंसर नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E at t equals to 0. The kinetic energy of particle after time t is, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपन चलते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास रेस्ट से चल रहा है u बराबर 0। एक्सेलरेशन जो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर अगर अपन बात करें तो एक्सेलरेशन जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, QE अपॉन क्या हो जाएगा, m, जिसकी वजह से t टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी v इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास u प्लस ए टी, जिसको अगर अपन देखें u प्लस a की वैल्यू हो जाएगी कौन हो जाएगा, QE अपॉन कौन हो जाएगा, m इंटू कितना हो जाएगा, t। तो अगर मैं वेलोसिटी आफ्टर t टाइम बात करूं तो ये हो जाएगा QET अपॉन क्या हो जाएगा, m, QET अपॉन m। इसने काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। तो v स्क्वायर में सबका अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, m का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, जिसमें एक m से एक m कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी का अपना जो रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन में कौन हो जाएगा, 2m आ जाएगा। तो q स्क्वायर e स्क्वायर नहीं, q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2m। 35 का आंसर नंबर आ जाएगा 4, आंसर नंबर 4 35। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बोलता है ए मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज चार्ज विद 6 माइक्रोकूलम, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ क्यूब इज। तो अपने पास एक क्यूब है और उस क्यूब की अगर अपन बात करें तो ये क्यूब पर अपने को दे रखा है, इसकी साइड दे रखी है, ये रहा अपने पास एक क्यूब, ठीक है। साइड अपने पास इसकी दे रखी है दैट इज 5 सेंटीमीटर, और इस पर जो चार्ज है दैट इज 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q अपॉन क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, ठीक है। देन सिग्मा दैट इज इक्वल्स टू Q कितना है, 6 माइक्रो अपॉन सरफेस एरिया। तो क्यूब का सरफेस एरिया जो होता है वो होता है अपने पास कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर, जिसकी वजह से अगर मैं चलता हूं तो 6 माइक्रो का मतलब 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, माइनस का 6, ये हो जाएगा 6, और a स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 25 इंटू
सेंटीमीटर का हो जाएगा 10⁻⁻² का स्क्वायर -4। ठीक है, तो 6 से 6 कैंसिल, इसको भेज देते हैं इधर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/25 इंटू हो जाएगा 10 कितना आ जाएगा -2 बच जाएगा। और इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको 100/25 कर देता हूं और ये हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा -100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो 10⁻⁻4। तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 इंटू 10⁻⁻4 विल बी द रिजल्ट कूलाम पर मीटर स्क्वायर। 4 ओहो, तो ये -4 है तो इसको और एडजस्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 10 कितना हो जाएगा -3 कूलाम पर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 0.4 इंटू 10⁻³ कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो 36 का आंसर नंबर आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कि Q अपॉन क्या हो जाएगा R। ठीक है, चलाते हैं आगे। V दैट इज K 9 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा 9। Q की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, Q पॉइंट चार्ज कितना है, पॉइंट चार्ज हो 4 इंटू 10⁻⁻7। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा -7 अपॉन R दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा -2। तो 9 से 9 कैंसिल, इधर अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, यहां से अगर अपन देखें तो -7 प्लस का 9, तो ये बच जाएगा 2। ये माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा वोल्ट पोटेंशियल। 4 इंटू 10⁴ 4 इंटू 10⁴ वोल्ट विल बी द रिजल्ट। 4 इंटू 10⁴ आंसर। ठीक है, तो 37 अपन ने कंप्लीट किया। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। नहीं है, ओके। तो दीज विल बी द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स रिलेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। अपन ने पूरे सारे जो 2013 से 2024 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आए थे पहले वाले टाइम में, कुछ शुरू के जो 10-12 क्वेश्चन थे वो बहुत ही लेंदी भी थे और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी थे। उसके बाद भी एक बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर से आते ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो चीज की गई है ये आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, आप लोग भी इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।